हाँ जी नमस्ते। तो जो हमारा टेस्ट फर्स्ट है आरएसआर वाला जो है आरएसआर, उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसमें देखते हैं किस तरह से आप आंसर बनाओगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों का निगमन भारतीय संविधान के किस या कौन से अनुच्छेद से निर्धारित होता है? तो अनुच्छेद 309 में तो आपको ध्यान हो तो स्टार्ट किया था। अनुच्छेद 318 और अनुच्छेद 229(2), अनुच्छेद 229(2) तथा अनुच्छेद 238 और अनुच्छेद 147। तो अपन ने इसमें कुछ फार्मूला बनाया था, आपको ध्यान हो तो। और फार्मूला क्या बनाया था कि 229 जो था उसमें 9 जोड़ा था और ये हो गया था 238। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास में आया था, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो अनुच्छेद 229(2) और अनुच्छेद 238 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यदि एक राज्य कर्मचारी को अवकाशों के साथ सार्वजनिक अवकाशों को इस प्रकार से लेना चाहता है कि अवकाश से पूर्व और अवकाश के पश्चात आने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ बिना अवकाश वेतन कटौती के प्राप्त हो सके, तो उसे निम्न में से कौन सी शर्त पूरी करनी होगी? उसका कार्यभार संभालने में स्थायी अग्रिम राशि, प्रतिभूतियां या धनराशि नहीं हो। ऐसे अवकाश के लिए अन्य कर्मचारी को उसका पदभार ग्रहण करने के लिए सार्वजनिक अवकाश की अवधि में नहीं आना पड़े। अवकाश में विलंब के कारण दूसरे व्यक्ति को कार्यमुक्त करने में विलंब नहीं हो। तो सारी कंडीशंस होती हैं, ये आपको ध्यान है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट पे आइए। हाँ जी, यदि किसी अध्ययन को सार्वजनिक हित में प्रमाणित कर दिया जाए तो उसके लिए अधिकतम कितने दिन का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो ये आपको ध्यान है कि 2 वर्ष तक यानी कि 24 माह तक का जो है वो असाधारण अवकाश इसमें स्वीकृत किया जा सकता है। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है और नियम में ये प्रोविजन था। नेक्स्ट पॉइंट, सही मिलान कीजिए। कर्मचारी और एक छमाही में उपार्जित अवकाश। तो पहले अपन मिलाएं। एक सामान्य कर्मचारी जो होता है उसको कितने उपार्जित अवकाश मिलते हैं? 15। आरएसी के जवान को कितने मिलते हैं? 21। न्यायालय स्टाफ को कितने मिलते हैं? 6। अब इस हिसाब से मिलाएं तो ए जो है ये कहां पे जाना चाहिए? बी के पास में। ए जो है वो किसके पास में जाना चाहिए? 1 और बी, 1B। और दूसरा जो है वो सी के पास में और तीसरा जो है वो ए के पास में। तो आंसर डी हो जाएगा। इसने उल्टा बना दिया। ए जो है ये पहले वाला, ये ए, इसको जाएगा 3 के पास में। बै जो है ये जाएगा इसके पास, से इसके पास में। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक राज्य कर्मचारी जो वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर है उसके मूल संवर्ग में पदोन्नति की जाती है तथा उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति हो जाती है। तो अपने को ध्यान है, जब उससे कनिष्ठ की पदोन्नति हो जाती ना तो उसकी भी पदोन्नति करनी होगी। तो वैदेशिक सेवा में गए कर्मचारी की पदोन्नति उसी दिनांक से देय होगी। वैदेशिक सेवा में गए कर्मचारी की पदोन्नति वापस मूल पदस्थापन पर आने के बाद होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, उसी दिनांक से हो जाएगी। यानी कि उसकी जो पदोन्नति है वो उसी दिनांक से देय होगी जिस दिन कनिष्ठ की पदोन्नति हो गई है। नेक्स्ट वाली बात पे आइए। केंद्रीय सरकार पंजाब, बिहार, मद्रास, मैसूर आदि राज्यों में राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा भारतीय रजवाड़ों और बी श्रेणी के राज्यों के बीच आपस में कर्मचारियों के द्वारा दी गई सेवाओं की गणना हेतु आरएसआर के किस परिशिष्ट में दिया गया है? तो ये ध्यान होगा आपको, यहाँ पे याद रखने वाली बात हो जाती है कि यहाँ पर जो है परिशिष्ट 13 जो था इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय निधि की परिभाषा दी गई है। तो ये सबको
ये तो खैर याद रखने वाली चीज़ है, स्थानीय निधि जो है उसकी परिभाषा नियम 7/18 जो है उसमें दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, आरएसआर के नियम 7-8 के अनुसार स्थानीय निधि है जिसमें जमा की जाने वाली राशियों पर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो, जिसमें व्यय की जाने वाली राशियों पर सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण हो, जिन निधियों में राज्य सरकार का निहित निहित हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें स्थानीय निधियों में सारी बातें आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त विभाग द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में सेवा अभिलेख में संबंधित नियम 160 से 164 को कब जोड़ा गया था? तो आपको ध्यान हो तो ये 1981 में जोड़ा गया था और ये तारीख है 30/1/1981। नेक्स्ट पॉइंट, सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि के अंकन में परिवर्तन किया जा सकता है कार्यालय अध्यक्ष द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, प्रशासनिक विभाग द्वारा और विभागाध्यक्ष द्वारा। तो इसमें हमारे को नियम ध्यान है कि सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि अंकन में केवल मात्र जो है वो वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, परिशिष्ट 9 में उल्लेखित कोई प्रावधान संविधान के अनुसार बनाए गए किसी नियम में बाधा पहुंचाता है तो क्या होगा? प्रावधान को यथावत रखा जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। संविधान का अनुच्छेद तो बहुत बड़ा होता है और संवैधानिक नियम सबसे बड़े होते हैं, तो यहाँ पे हमारे को उसके हिसाब से परिवर्तन करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रावधान में संविधान के नियम अनुसार संशोधन किया जाएगा। बिल्कुल सही है कि आपने जो प्रावधान किया है उसमें चेंज करना पड़ेगा संविधान के नियम के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट पे, अधिकारों के प्रदत्तीकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एक, अधिकार का प्रयोग उसी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जिसे वह शक्ति प्रदत्त की गई है। बिल्कुल सही है। शक्तियों का प्रयोग उन्हीं कर्मचारियों के संबंध में किया जाना चाहिए जो अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में हो। यह भी सही है। शक्ति अधिकार का प्रदत्तीकरण अधिकारी को दी गई शक्ति तक ही सीमित होगा। यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त में से कोई भी जो है वो असत्य कथन नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कर्मचारी का स्थानांतरण अजमेर से बांसवाड़ा लोक हित में कर दिया जाता है तो कर्मचारी को देय कार्य ग्रहण काल कितना होगा? तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर अजमेर से बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। तो अजमेर से जब बांसवाड़ा जाते हैं तो ट्रेन यानी कि रेल मार्ग नहीं है, और जब 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी बिना रेल मार्ग के की जाएगी तो वहाँ पर आपको 2 दिन प्लस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका दिन आएगा 12 दिवस। नेक्स्ट वाली बात पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, आरएसआर नियम संख्या 5 में व्याख्या की गई है सरकार की पुनर्विलोकन करने की शक्ति की। इन नियमों की व्याख्या करने की शक्ति को सरकार द्वारा अपने अधिकारों और अधिकारों की शक्तियों के प्रदत्तीकरण की। तो ये आपको ध्यान है, इसमें शक्तियों के प्रदत्तीकरण की व्याख्या जो है वो नियम संख्या 5 में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है राजस्थान के राज्यपाल। बिल्कुल सही है। ऐसे प्राधिकारी जिनको इन नियमों के अनुसार कार्य करने की शक्तियां दी गई है। बिल्कुल सही है। आरएसआर परिशिष्ट 2 के परिशिष्ट 9 में उल्लेखित कर्मचारी या अधिकारी। तो यहाँ पर ये आंसर सारे सही आ जाएंगे। सही मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। उच्च सेवा, निर्वाह अनुदान, विश्रामकालीन विभाग और पेंशन के अयोग्य संस्थापन। तो उच्च सेवा जो है वो आती है यहाँ पर। सेकंड, निर्वाह अनुदान की यदि हम बात करते हैं तो आरएसआर नियम 733 में आता है। विश्रामकालीन विभाग जो है वो आरएसआर नियम 39 में आते हैं। पेंशन के अयोग्य संस्थापन जो है वो आरएसआर नियम 40 में आते हैं। ये हमारे को ध्यान है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अब इसमें से जैसे मान लो नहीं आ रहा हो, शुरू वाले नहीं आ रहे, तो लास्ट वाले को ट्राई मारो कि जैसे पेंशन के अयोग्य संस्थापन है तो हमारे को ध्यान है सबसे लास्ट वाला नियम था 740, तो आप उसको पकड़ लो। तो इससे भी जो है ये वाली इक्वेशन पकड़ में आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। आरएसआर नियमों के अंतर्गत पद के परिकल्पित वेतन तथा विशेष वेतन की परिभाषा दी गई है। पद के परिकल्पित वेतन
तथा विशेष वेतन की परिभाषा दी गई है। अब मान लो दोनों में से एक भी पकड़ में आ जाए तो विशेष वेतन जो है वो आपको ध्यान है 731 में है, ये आपको ध्यान है तो पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पर नियम संख्या 729 और 731 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 20/1/2006 से पूर्व स्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त कर्मचारी निश्चित शर्तों की पूर्ति होने तक रखा जाता था। यानी कि 20/1/2006 से पहले, 20/1/2006 से पूर्व, फिर 6 से इसके बाद की यदि अपन बात करें तो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में था, लेकिन इससे पहले किस रूप में हुआ करता था, तो आंसर आएगा परिवीक्षाधीन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। यदि राज्य कर्मचारी निर्धारित आयु से अधिक का हो या स्वास्थ्य के आधार पर राज्य जीवन बीमा कटौती में, यानी कि एसआई में कटौती नहीं की जा रही है, उसकी कटौती नहीं करा सकता हो तो उसे इस राशि की कटौती करानी चाहिए। तो आपको ध्यान होगा इसकी कटौती जो है वो जीपीएफ में होगी, यानी कि सामान्य प्रावधायी निधि में वो कटौती कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आरएसआर नियम 23(1) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को कितनी अवधि से अधिक का निरंतर रूप से किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे को ध्यान होना चाहिए कि 5 साल से ज़्यादा अवकाश जो है किसी भी कर्मचारी को कंटिन्यू नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, प्रथम नियुक्ति के समय अधिकतम आयु के संबंध में मिलान करें। तो सामान्य अभ्यर्थी की यदि आप देखोगे तो कितनी आती है, 40 वर्ष आती है। SC ST OBC पुरुष जो है उसको 5 वर्ष की छूट होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 वर्ष। इसमें महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट होती है, तो यहाँ आ जाएगा। RAC के जवान जो है ये 50 में चले जाएंगे। अब इसको सर्च कर लें आप, ए जो है, ए कहाँ जाना चाहिए, 3 में, ए 3 में, तो इन दोनों में से एक है। फिर बै जो है, इस बै को हम कहाँ लेके गए, 2 में, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। ए 3 बै 2 सै 4, सै कहाँ पे चला गया, 4 में, और दै कहाँ पे चला गया, 1 में, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक राजपत्रित कर्मचारी को 40 दिवस का चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या चिकित्सक कौन है। तो कोई भी राजकीय चिकित्सक हो ही नहीं सकता क्योंकि 40 दिन का है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो है वो भी नहीं आएगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो यहाँ पे 40 दिन है, इसलिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। एक ऐसा कर्मचारी जो ड्यूटी पर लौटने के अयोग्य है, उसे अवकाश हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाए तो उसमें कर्मचारी के स्थायी रूप से अयोग्य होने की टिप्पणी करनी चाहिए। उक्त 1 या 2 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अवकाश की सिफारिश की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो कर्मचारी अयोग्य है, इसलिए अवकाश की सिफारिश मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 के किस नियम के अंतर्गत कार्यग्रहण काल की देयता अवधि की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे आएगा नियम संख्या 4। आपको ध्यान हो, उसमें टोटल 1 से 11 नियम है, उसमें नियम संख्या 4 जो है उसके अंतर्गत कार्यग्रहण काल कितना दिया जाना चाहिए उसकी व्याख्या की गई है। तो ये हमारे क्वेश्चन इस तरह से हुए। नमस्ते, धन्यवाद।